सो जो हमारी फोर्थ यूनिट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, दैट इज़ वर्क सिस्टम डिज़ाइन। सो बेसिकली इसमें क्या है कि हम लोग इस यूनिट का जो एम है वो ये सिंपल से ये है कि इसमें हम लोगों को अलग अलग तरह के क्या क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं अपनी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेट को बढ़ाने के लिए, फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मटेरियल एंड मशीन्स को। इन सब बातों पे बात करेंगे इस चैप्टर में। सो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कि टेलर ने क्या किया, एक साइंटिफिक अप्रोच दी थी टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मटेरियल एंड मशीन। ठीक है। सो द प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज टू ऑन प्लानिंग, स्टैंडर्डाइजिंग एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन एफर्ट एट द ऑपरेटिव लेवल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट। सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी रेट है, जो एफिशिएंसी है, तो मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट ये चाहते थे। उसके लिए उन्होंने कुछ साइंटिफिक अप्रोचेस दी थी, कुछ अल्ट्रेशंस की थी, जो भी हमारे प्रोसीजर्स होता है स्केड्यूलिंग राउटिंग में, उसमें कुछ चेंजमेंट करके उन्होंने एक अप्रोच दी थी जिसकी हेल्प से हमारा जो प्रोडक्टिविटी रेट था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सके इंडस्ट्री के इनसाइड में। ठीक है। इसके कुछ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट कुड बी समराइज्ड एज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, harmony not discord, cooperation not individualism. Fourth one is maximum output in place of restricted output, and the development of each worker to his greatest efficiency and prosperity. ठीक। So our next question is explain गिलब्रेथ्स कंट्रीब्यूशन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गिलब्रेथ ने क्या कहते हैं कि एक जैसे टेलर्स की जो साइंटिफिक अप्रोच थी, इसी जैसे गिलब्रेथ की अप्रोच थी। इन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे वर्क के प्रोसेस के ड्यूरेशन में इन एक डीप ऑब्जर्वेशन की कि जो वर्किंग टाइम पे क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं। ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को बाय द ऑब्जर्वेशन कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड करके उसका डीप एनालिसिस करी, और फिर जो भी अल्ट्रेशन या अपडेशन के प्रोसेस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करा के इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू बनाए रहना। ये हमारे थे गिलब्रेथ्स के कंट्रीब्यूशन था। ठीक है। तो इसके पढ़ लेते डेफिनेशन। गिलब्रेथ डिफाइंड मोशन स्टडी एज द साइंटिफिक ऑफ साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग wastefulness resulting from unnecessary, ill-directed and inefficient motions. तो बेसिकली कैसे भी जो भी आपका अननेसेसरी मोशन है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन टाइम, ये सब का उन्होंने एलिमिनेशन किया विद द प्रॉपर स्टडी ऑफ वर्किंग ऑपरेशन प्रोसेस। सो अकॉर्डिंग टू गिलब्रेथ, the purpose of motion study was to discover and establish the scheme of least waste method of labor. He also evolved the principle of motion economy. So ये हमारा गिलब्रेथ कंट्रीब्यूशन ऑफ गिलब्रेथ। नेक्स्ट हमारा इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ था, टर्म यूज़ हुआ था, दैट इज़ व्हाट इज़ द थर्ब्लिक्स। थर्ब्लिक्स बेसिकली एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है जिसके अंडर में हमारे क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे हम देख लेते हैं। सर्च, फाइंड, सिलेक्ट, ग्रैस्प, होल्ड, पोजीशन, असेंबल, यूज, डिसअसेंबल, इंस्पेक्ट, ट्रांसपोर्ट, लोडेड, ट्रांसपोर्ट अनलोडेड, प्रीपोजिशन फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन, रिलीज लोड। 15 नंबर है दैट इज अनअवॉइडेबल डिले, अवॉइडेबल डिले, प्लान एंड रेस्ट टू ओवरकम फटीग। सो क्या कि जो बेसिकली 18 एलिमेंट्स हैं, ये आप इन सब का कॉम्बिनेशन आपका कहलाता है थर्ब्लिक्स। ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, थर्ब्लिक इज द नेम ऑफ वन ऑफ द सेट ऑफ फंडामेंटल मोशंस रिक्वायर्ड फॉर अ वर्कर टू परफॉर्म अ मैनुअल ऑपरेशन और टास्क। यानी कि ये जितने भी 18 एलिमेंट्स की बात की गई है, ये कोई भी एक ऑपरेशन, मतलब सपोज कि आपको एक छोटा सा किसी कंपोनेंट में ड्रिल भी करना है। ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले आप उसे सर्च करोगे, ठीक है, उसका फाइंड करोगे, देन आप उसे सिलेक्ट करोगे कि कौन सा क्या साइज़ का वो करना है, फिर उसके आप ग्रैस्प करोगे, देन होल्ड है, उसमें जी के फिक्सचर की तरह पोजीशनिंग बनाओगे कि भाई अब ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पे वो करना है। असेंबली होगी आपकी बिट की, देन यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद उसको डिसअसेंबल करेंगे, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन करेंगे कि हाँ मेरा परफेक्ट ड्रिल हुआ है या नहीं। फिर इसको ट्रांसपोर्ट लोड होगा, फिर ट्रांसपोर्ट अनलोड भी होगा,
देन प्रीपोजिशन फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन, अब अगले कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसकी पहले ये प्री सेटिंग करेंगे। देन रिलीज लोड, अब हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देन एन अवॉइडेबल डिले प्लान एंड रेस्ट टू ओवरकम फटीग। ये हमारे 18 एलिमेंट्स थे जो हमारे बनाते हैं थर्बलिक्स को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या है? बेसिकली इट्स अ टेक्निक यूज्ड टू एग्जामिन द एक्टिविटीज डन बाय human being and investigate those factors that affect the accuracy and efficiency of the workers. Work study helps to complete a particular work or job in best possible way. सो बेसिकली क्या वर्क स्टडी हम लोग क्या करते हैं कि कैमरे रिकॉर्डिंग के थ्रू कोई जो भी हमारी वर्किंग ऑपरेशन वो परफॉर्म हो रहे हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनकी डीप एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे हम अपना टाइमिंग बचा सकते हैं, ऑपरेशन टाइम में, लेट टाइम में, प्रिपरेशन टाइम में, मटेरियल हैंडलिंग में, या जहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मिनिमम टाइम हो रहा है, जहाँ पे भी मटेरियल का वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट हो रही है, ये सब की जो स्टडी करेंगे वो हमारी कहलाती है वर्क स्टडी। ठीक है, वर्क स्टडी के कुछ स्टेप्स हैं, दैट इज़ इट सिलेक्ट्स द जॉब विच आर टू बी स्टडीड, it examines critically the record facts which are already done, it records from direct observation all the matters which are happened. Next one is step it defines new method, it also installs the new method, it also maintains the new standards, it develops most economic and appropriate methods, it measures the work content in the method that is selected and compute a standard time. And the next question is what are the objective of work study and its advantages also. So work objective of work study ये सिंपल है हमारे, इम्प्रूव्ड वर्किंग प्रोसेस एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। अब हमारी जो भी वर्किंग प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करना है। नेक्स्ट हमारा बेटर प्लांट लेआउट एंड क्लीन प्लांट इन्वायरमेंट एंड वर्किंग कंडीशन, जो भी हमारी वर्किंग का एरिया है उसको क्लीन करना, जो हमारा प्लांट ऑफ द बेस्ट प्लांट लेआउट का यूटिलाइजेशन करना है। Less fatigue and to the operator, improved quality product, effective utilization of man, material and machinery, efficient and faster material handling. So ये हमारे इसके ऑब्जेक्टिव थे। कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन फ्लो। सेकेंड वन इज़ हायर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फास्ट एंड एक्यूरेट डिलीवरी डेट्स, बेटर एम्प्लॉयर्स रिलेशन, बेटर सर्विस टू कस्टमर्स। आप क्या कि जो भी हमारी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है किसी फर्म में, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चर करने में, वो करो वो प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात हमारा जो टाइम है वो बचेगा, कॉस्ट ऑब्वियस सी बात रिड्यूस होएगी, तो हमारी जो डिलीवरी है वो ऑन द टाइम हो सकेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मेथड स्टडी, व्हाट आर द इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेप्स। तो मेथड स्टडी क्या है? is the systematic recording and critical examination of existing and proposed ways of doing work। अब क्या कि आपने किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के कुछ प्रपोज वर्क है कि भाई वेल्डिंग होनी है तो इसमें इस तरह की वेल्डिंग होगी, इस प्रोसेस के थ्रू होगी और ऐसे ऐसे परफॉर्म होने हैं ऑपरेशन। अब क्या किया तो आपने प्रपोज की थी, अब उसकी जब एक्चुअल वर्किंग हो रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हो रही है, कहाँ पे डिले हो रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम की वजह से उसकी जो आपकी वेल्डिंग हो इसकी क्वालिटी डाउन हो रही है, तो इन सब की जो रिकॉर्डेड डीप एग्जामिनेशन होती है वो आपकी कहलाती है मेथड स्टडी। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू इट इम्प्रूव द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, मशीन एंड मटेरियल। हम लोगों को इस इंडस्ट्रियल में 3 वर्ड हम लोग को यूज़ करने हैं सबसे ज़्यादा, मैन, मटेरियल एंड मशीन। ये हमें इनपुट में मिलेंगे, देने होंगे, और हमें आउटपुट पे जो मिलेगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट। तो जो मैन, मटेरियल, मशीन का जो है हम लोगों को हर जगह पे बेटर से बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजेशन शो करना है। ठीक है, तो क्या है कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, इट also improve the factory layout, workplace, it improves the process and procedure, it improves better physical working environment and it reduces undesirable fatigue। next हमारा steps for the method study। at first select the proper work which is to be studied। अब हमें क्या कि कौन सी ऑपरेशन को मेथड स्टडी के अंडर में लाना है वो हमें पहले से सिलेक्ट करना होगा। देन रिकॉर्ड ऑल द फैक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग मेथड, जो पूरी उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है। एग्जामिन द फैक्ट्स वेरी क्रिटिकली, देन डेवलप द मोस्ट प्रैक्टिकल, इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव मेथड, इंस्टॉल द मेथड एंड द सेम शुड बी मेंटेन। अब क्या कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फाइंड आउट करना है, उसे एलिमिनेट करना है और अपना नया तरीका उसमें इम्प्लीमेंट करके उसको बनाए भी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ दी माइक्रो मोशन स्टडी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट।
तो माइक्रो मोशन स्टडी में क्या है कि study of fundamental elements of an operation. It carried out with the help of a high-speed movie camera in order to eliminate the unnecessary motions involved in the operation and balancing the necessary motion. जो माइक्रो मोशन स्टडी में क्या कि जो आपके हाई रेजोल्यूशन कैमरा के विद हेल्प ऑफ हाई रेजोल्यूशन कैमरा हम लोग क्या कि किसी भी प्रोसेस की वर्किंग की रिकॉर्डिंग करते फुली उसको फास्ट वे में देखते हैं और अननेसेसरी जो भी हमारी यहाँ पे टाइम डिले होता है जिन भी फैक्टर्स की वजह से उन्हें हम ओवर कर कम करके अपनी जो वर्किंग कंडीशंस है ऑपरेशंस में जहाँ पे डिले हो रही है उसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है हमारा, एड इन स्टडिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ 2 और मोर पर्सन ऑन अ ग्रुप। अब कोई ऑपरेशन है जो जहाँ पे 2 या 3 से ज़्यादा लोगों के सपोर्ट के बाद ही परफॉर्म हो सकता है, तो वहाँ पे टाइम डिले ऐसा देखा गया कि वहाँ पे टाइम डिले ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना कि किस फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे टाइम डिले हो रहा है। नेक्स्ट हमारा एड स्टडिंग द रिलेशनशिप ऑफ द एक्टिविटीज एंड द ऑपरेटर एंड द मशीन। अब हमारे कोई मशीन है और ऑपरेटर के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही है टाइम डिले की उनको एलिमिनेट करना है एंड फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारा ऑब्टेन मोशन टाइम डाटा फॉर टाइम स्टैंडर्ड्स। फोर्थ वन है आपका सर्व्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मेथड एंड टाइम टू ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेटर एंड द मशीन। एंड द फिफ्थ पर्पस है हमारा रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मोशन एंड टाइम स्टडी। जो भी क्या है कि अब प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसको एलिमिनेट करते हैं क्योंकि हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम में भी ये हेल्पफुल होते हैं। एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो मोशन स्टडी। So the advantages of micro motion studies are, first one is film keep a permanent record of motion study। जो भी हमारी फिल्म्स होंगी ये आपका परमानेंट रिकॉर्ड कीप कर लेंगे। नेक्स्ट वन है फिल्म कैन इजीली रिवील द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट मेथड एंड द प्रपोज मेथड। थर्ड वन इज फिल्म्स कैन बी शोन टू अ लार्ज वर्क फोर्स एट द सेम टाइम एट एनी डिज़ायर्ड स्पीड। अब क्या कि इसमें जो हमारी स्पीड है, ठीक है, अब हम इसमें कई सारे लोगों को एक साथ दिखा भी सकते हैं और स्पीड को अगर हम घटा या बढ़ा सकते हैं तो क्या कि जो फर्दर ट्रेनिंग पर्पज़ या एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए इसमें हम इजीली और जल्दी ऑपरेशन को परफॉर्म होते हुए दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव स्पेशली शॉर्ट एंड हाईली रिपीटेटिव वर्क साइकिल्स मेथड। Next one, it can be used as an aid in training for the operators. It can be used in the design and development of special machinery. It enables in the study of man machine and group activities. So ये हमारे इसके applications थे। Next question है what are the principle of motion economy? The principle of motion economy developed by Gilbreth envisages is the correct application of theories behind motion elements to achieve synchronization of human body movements, best layout of workplaces, and the optimum design of equipment and tool and time conservation. सो क्या कि जो हमारा प्रिंसिपल्स हैं मोशन इकोनॉमी के, ये हमारे बेसिकली कहते हैं कि मैन मटेरियल मशीन का बेटर यूटिलाइजेशन, मैन और मशीन के बीच का बेटर सिंक्रोनाइजेशन। क्योंकि भाई अगर कोई एक ऑपरेटर होगा जब तक वो मशीन से अवेयर नहीं होगा अच्छे से, मशीन भी क्या एक तरह का ह्यूमन कंट्रैक्शन मशीन से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है। अगर क्या है कोई वर्कर मशीन से अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो उस मशीन को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये इसके फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी। प्रिंसिपल ऑफ मोशन ऑफ इकोनॉमी रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी आर as follows. The first one is the two hands should begin as well as complete their motion at the same time. Next one, the two hands should not idle at the same time except during rest periods. अब क्या है कि इसका है सिंपल सा मतलब पहले पॉइंट का कि जब भी आपका कोई का ऑपरेशन को परफॉर्म होने जो पहला है स्टेप हो, सबसे पहले इनिशियल पार्ट में जबकि हमारे दोनों हैं हाथ हों मशीन में को ऑपरेट करने में यूज़ हो, और ड्यूरिंग द वर्किंग ऑपरेशन हमारे
कोई भी एक हाथ है लेबर का, एक हाथ वो क्या है कि मशीन के टच में या कॉन्टैक्ट में होना चाहिए एक्सेप्ट द रेस्ट पीरियड। नेक्स्ट वन है मोशंस ऑफ द आर्म्स शुड बी मेड इन अपोजिट एंड सिमेट्रिकल डायरेक्शन एंड शुड मेड साइमल्टेनियसली। इस तरह से हमारे इसके प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या कि हम थोड़ा स्किप करके चलें क्योंकि काफ़ी ये लेंथी यूनिट है और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाती है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे और कुछ जो 50-50 के चांसेस रहते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस। ये क्वेश्चन है देयर शुड बी अ डेफिनिट एंड फिक्स्ड प्लेस फॉर ऑल टूल्स एंड मटेरियल्स। नेक्स्ट, tools, materials and control should be located close to the point of use. Third one is gravity feed bins and containers should be used to deliver material close to the पॉइंट ऑफ यूज़। अब इसमें क्या है कि हमारा बेसिकली इन बातों को कंसिडर करना है कि जब भी हमारा वर्क परफॉर्म होने ऑपरेशन होने हैं तो क्या है कि जहाँ पे मशीन है, मशीन के आसपास जो भी आपका रॉ मटेरियल है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स हैं, वो मशीन्स के आसपास होंगे। तो इससे क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन टाइम है, मटेरियल हैंडलिंग है, ये सब काफ़ी टाइम सेविंग होगी। ठीक है, सो क्या ग्रेविटी और जो भी आपके डस्टबिन है या फीड बिन से कंटेनर्स है वो सब काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेविटी का यूज़ करेंगे। तो इससे क्या कि आपको एनर्जी एज ए इन फॉर्म ऑफ पावर इनपुट आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, बहुत ही मिनिमम देनी होगी, तो ये पावर सेविंग में हो जाएगा। ड्रॉप डिलीवरी शुड बी यूज्ड वेर एवर पॉसिबल। नेक्स्ट है मटेरियल एंड टूल्स शुड बी लोकेटेड टू परमिट द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ मोशंस and the provision should be made for adequate conditions for seeing. Good illumination is the first requirement for satisfactory visual perception. तो इसके आपके प्रिंसिपल्स हो गए फॉर द मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू द डिज़ाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। आपकी ये जो आपके मोशन इकोनॉमी के फंक्शंस हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं विद रिलेटेड विद द डिज़ाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। इसको भी पढ़ लेते हैं। द हैंड शुड बी रिलीव्ड ऑफ ऑल वर्क दैट कैन बी डन मोर एडवांटेजसली बाय अ जिग, अ फिक्सचर और अ फुट ऑपरेटेड डिवाइस। अब इसमें क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों का ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फीड है या किसी जिग्स एंड फिक्सचर के थ्रू जो आपके मशीन के ऑपरेटिंग टूल्स होंगे वो किसी जिग्स या फिक्सचर के थ्रू ऑपरेट हो, या हमारे पैरों के थ्रू पेडल्स के थ्रू उनका ऑपरेशन हो सके, ये भी हमारे लिए बेटर होता है। जैसे लेस में होता है कि आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है पेडल पे होता है। जैसे हमारा मोर टूल्स शुड बी कंबाइंड वेयर एवर पॉसिबल, ये आपके टूल्स के प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा टूल्स एंड मटेरियल शुड बी propositioned whenever possible। तो ये आपके प्रिंसिपल से रिलेटेड विद द टूल्स। द नेक्स्ट पार्ट में आपका जो क्वेश्चन है डिफाइन वर्क मेजरमेंट, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव। अब वर्क मेजरमेंट में क्या हमारा वर्क मेजरमेंट इज कंसर्न विद एलिमिनेशन ऑफ इनइफेक्टिव टाइम एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाइम स्टैंडर्ड फॉर अ जॉब। वर्क मेजरमेंट में कि हमें अब यहाँ पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात होगी, टाइम के जो जहाँ पे वेस्ट हो रही है उसकी एलिमिनेट करने की। ठीक है कि वर्क मेजरमेंट इज़ अ टेक्निक टू एस्टेब्लिश द टाइम फॉर अ क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट अ स्पेसिफाइड जॉब एट अ डेफिनेट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? टू रिड्यूस और एलिमिनेट इनफेक्टिव टाइम, to set a standard time for a job, to set a standard data for future use, to complete standardization of a given job, to improve method of doing jobs। इसमें क्या है बेसिकली इसे अपने कोई काम को कोई नया प्रोसेस है, कोई नया ऑपरेशन है, इसको परफॉर्म करने के लिए हमें जो एक एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन निकालनी होती है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम इस मेथड का की हेल्प से हम लोग वो टाइम निकालेंगे। ठीक है,
उससे हमें क्या कि एक एस्टिमेटेड डाटा मिल जाएगा कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर या अदर वर्कर उस काम को कितनी देर में परफॉर्म कर सकते हैं, या क्या बेस्ट वे होगा कि किसी काम को मिनिमम टाइम में परफॉर्म करने का। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टाइम स्टडी इन प्रोडक्शन। When a customer wants to purchase some products, then he usually compares the price with those of similar products which are being manufactured by other procedures. Therefore, to give competitive quotations, estimations of accurate labor cost is very essential, as it has got a large effect on the price. Secondly, whenever a customer contracts for the purchase of a certain product, then he desires that the product should reach to him at a promised date, which is only possible when manufacturer is aware of the time to be taken by the product during manufacture. Therefore, to find the correct manufacturing time for product, time study is performed. सो क्या टाइम स्टडी में बेसिकली क्या है, इन प्रोडक्शन में बेसिकली हमारा क्या कहने का इसका मतलब है कि अब आप ही है, कोई आपने चीज़ खरीदी, ठीक है, तो क्या है कि अब एक मैन्युफैक्चरर है वो आपको 100 रुपये की दे रहा है, कोई दूसरा बंदा है वो आपको 120 की दे रहा है, तो क्वालिटी वही है, प्रोडक्ट की चीज़ें वही हैं, तो क्या है कि आप ऑब्वियसली बात है 100 रुपये की जो देगा आप उससे ख़रीदेंगे। तो हुआ क्या कि जो 100 रुपये की दे रहा है वो बेटर यूटिलाइजेशन कर रहा है टाइम, मैन, मशीन एंड मटेरियल का। वहीं पे जो 120 वाला जो प्रोडक्ट दे रहा है, तो वो क्या है कि मशीन और लेबर का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो कॉस्ट में इंक्रीमेंट उसका हो रहा है। तो इसीलिए हमारा जो टाइम स्टडी का फैक्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड स्टॉप वॉच मेथड ऑफ वर्क मेजरमेंट, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। स्टॉप वॉच मेथड ऑफ वर्क मेजरमेंट, इसमें क्या है कि बेसिकली स्टॉप वॉच टाइम स्टडी मेजर्स हाउ लॉन्ग इट टेक एन एवरेज वर्कर टू कंप्लीट अ टास्क एट नॉर्मल पेस। इसमें क्या है कि आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा उसकी स्टडी या उसका एस्टिमेट निकालने के लिए ये मेथड यूज़ किया था। इसमें बेसिकली एक स्टॉप वॉच के थ्रू हम इस टाइमर सेट कर देते हैं कि हाँ भाई ऑफिस के बाद वर्कर जो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक आइडियल वर्कर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो जो भी एक टाइम का एस्टिमेटेड टाइम निकल के आएगा वो आपका एक आइडियल केस बन जाएगा कि हाँ इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इतना टाइम लगता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ टाइमिंग यूजिंग स्टॉप वॉच। देयर आर टू मेथड्स फॉर टाइमिंग यूजिंग अ स्टॉप वॉच, दे आर फ्लाई बैक मेथड। इसमें कि हियर द स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एट द एंड ऑफ द एलिमेंट द रीडिंग इज नोटेड in the study sheet. At the same time, the stopwatch hand is snapped back to zero. This is done by pressing down the knob. Immediately the knob is released, the hand starts moving from zero for timing the next element. Thus the timing for each element found is called observed time. इसमें क्या है कि कोई ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब आपकी टाइमिंग ज़ीरो है। अब ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो आपकी टाइमिंग हुई वो नोट डाउन कर ली गई। तो स्टॉप वॉच में एक नॉब होती है, उस पर जब जैसे आप प्रेस करेंगे तो वो टाइम आपका फिर से स्टार्ट हो जाता है ज़ीरो से। तो ये आपका जो मेथड होता है आपका क्या लगता है, फ्लाई बैक मेथड, यानी कि हर एक ऑपरेशन के बाद हम लोग को वापस ज़ीरो पे आना है। नेक्स्ट हमारा कॉन्टीन्यूस मेथड। इसमें क्या है कि बेसिकली स्टॉप वॉच में एक और होता है कि फंक्शन, एक तरह का आप कह लें प्रॉपर्टी होती है कि किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में 10 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक बटन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वैसे ही उस टाइम को नोट डाउन कर लेगा, और उसके बाद से अगला जो भी ऑपरेशन होगा कंटिन्यू रहेगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन, वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन हमें क्या कि ये दिखाता रहेगा वो वहाँ पे कि फर्स्ट ऑपरेशन कितने देर में परफॉर्म हुआ, सेकंड ऑपरेशन को परफॉर्म होने में कितना टाइम लगा, और फिर उसके बाद ये सीक्वेंस कंटिन्यू रहता है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं। डिटरमाइनिंग schedules and planning work, determining standard cost and as an aid in preparing budget, estimating the cost of a product before manufacturing it,
विद द हेल्प ऑफ जो हमारा स्टॉप वॉच मेथड है, इसके हेल्प से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो सकती है, उसकी प्रोसीजर क्या होगा, स्केड्यूलिंग राउटिंग शीट बनाने में, प्रिपेयर करने में हमें हेल्प होती है टाइम की कैलकुलेशन की हेल्प से। यह हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन। ये इसके हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, एडवांटेजेस के लिए, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप्स रिक्वायर्ड इन मेकिंग टाइम स्टडी। फर्स्ट स्टेप है डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। दिस इन्वॉल्व्स स्टेटमेंट ऑफ द यूज ऑफ द रिजल्ट, द प्रिसीजन desired and the required level of confidence in the estimated time standard. सेकेंड स्टेप होगा हमारा वेरीफाई दैट द स्टैंडर्ड मेथड एंड कंडीशंस एग्जिस्ट फॉर द ऑपरेशन एंड द ऑपरेटर इज प्रॉपरली ट्रेंड। पहले में क्या किया, हमें जो भी ऑब्जेक्टिव है स्टडी का वो डिफाइन करने के, हमें टाइम के लिए निकालना है, ऑपरेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए निकालना है, किस चीज़ के लिए हम लोग को एग्जामिनेशन करनी है। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप में क्या होना है कि हमारा कि जो भी ये डिसाइड करना है कि जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म होना है, उसके लिए हम लोग जो भी लेबल ले रहे हैं वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं। मान लीजिए आपको वेल्डिंग के लिए ऑपरेटर चाहिए, आप पिलिंग का ऑपरेटर उठा ला रहे हो, तो क्या है कि उसको नॉलेज नहीं होगी या इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब फैक्टर भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो स्टेप 2 में हमें क्या है कि एक सेटिस्फाइड ऑपरेटर लेना होगा। थर्ड स्टेप है, उसमें होगा सिलेक्ट ऑपरेटर टू बी स्टडीड इफ़ देयर आर मोर देन वन ऑपरेटर डूइंग द सेम टास्क। अब एक से ज़्यादा काम, कोई काम को एक से ज़्यादा ऑपरेटर करे तो उनमें से आपको बेस्ट ऑपरेटर को सिलेक्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेप है रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्ड मेथड, ऑपरेशन, ऑपरेटर, प्रोडक्ट, इक्विपमेंट एंड कंडीशंस ऑन द टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन। अब क्या हमें जो भी आपकी कंडीशंस है, जैसे कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या टूल्स हैं, मशीन्स कौन सी है, कितना टाइमिंग लग रहा है, प्रिपरेशन टाइम क्या है, लेट टाइम क्या है, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके शीट में लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा डिवाइड द ऑपरेशन इनटू रीजनेबली स्मॉल एलिमेंट्स एंड रिकॉर्ड देम ऑन द टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन शीट। सिक्स स्टेप हमारा टाइम द ऑपरेटर फॉर ईच of the elements, record the data for a few number of cycles on the time study observation sheet, is the data to estimate the total number of observation to be taken. Next step हमारा collect and record the data of required number of cycles by timing and rating the operator. Step 8 है हमारा calculate the representative watch time for each element of operation, multiply it by the rating factor to get normal time। तो जो फार्मूला होगा हमारा नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग फैक्टर। तो इस तरह से हमारा क्या है, कैलकुलेट द नॉर्मल टाइम फॉर द होल ऑपरेशन बाय एडिंग द नॉर्मल टाइम ऑफ इट्स वेरियस एलिमेंट। नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा स्टेप नंबर 9, डिटरमाइन अलाउंस और फॉर फटीग एंड वेरियस डिलेज। इसके बाद हम लोग की जो भी टॉलरेंस होगी उसको हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे। 10th स्टेप में हमारा डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ऑपरेशन। तो जो हमारा एक स्टैंडर्ड टाइप होगा, एक एवरेज जो एस्टिमेटेड टाइम होगा वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा, और उसका फार्मूला होगा कि नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, यानी कि जो आपका नॉर्मल टाइम लग रहा है प्लस जो आपकी टॉलरेंस है, अलाउंस है, वो हो जाएगी। तो इस तरह से आपका टाइम स्टडी हो जाएगी किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने की, जो क्या भी आपका एस्टिमेटेड टाइम की कैलकुलेशन हुई है वो हम लोग निकालेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग सैम्पलिंग, गिव द स्टेप्स ऑफ वर्किंग सैम्पलिंग। सो क्या है वर्किंग सैम्पलिंग, डेफिनेशन है वर्किंग सैम्पलिंग also sometimes called ratio delay study is a technique for of getting facts about utilization of machine or human beings through a large number of instantaneous observation taken at random time intervals. The ratio of observation of a given activity to the total observation approximate the percentage of time that the process is in that state of activity. So क्या कि जो भी आपकी वर्क सैम्पलिंग है इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, ठीक है, अब उसमें से बीच में रैंडमली किसी प्रोसेस की, किसी ऑपरेशन की एग्जामिनेशन हो रही है और ये टाइम टू टाइम होती रहती है, तो ये आपकी आएगी वर्क सैम्पलिंग में। इसका क्या यूज़ क्या होंगे इसके,
Work sampling can be very useful for establishing time standards on both direct and indirect labor jobs. अब क्या है कि कोई पुराना स्किल्ड लेबर है, पुराना लेबर है, तो क्या किसी काम को करने में कम टाइम ले रहा है. अब कोई नया अनस्किल्ड या लेस स्किल्ड वर्कर आया है, वो कह रहा है कि एक्सक्यूज दे रहा है कि ये काम में ज़्यादा टाइम लगता है ये वो, तो आप उसको बता सकते हो कि नहीं भाई इस टाइम में इस वक्त में इतना टाइम लगता है. तो इन सब पर्पज़ के लिए आपका वर्क सैम्पलिंग यूज़ होगा. नेक्स्ट हमारा है स्टेप्स क्या हैं. जो पहला स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम, ये सब में कॉमन है. डिस्क्राइब द जॉब फॉर विच द स्टैंडर्ड टाइम इज़ टू बी डिटरमाइंड. नेक्स्ट स्टेप आपका डिज़ाइन द सैम्पलिंग प्लान. इसमें क्या करना है आपको. एस्टिमेट सेटिस्फैक्ट्री नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू बी मेड. डिसाइड ऑन द पीरियड ऑफ स्टडी, फॉर एग्जाम्पल 2 days, 1 day, 1 week, etc. प्रिपेयर डिटेल्ड प्लान फॉर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन. थर्ड स्टेप होगी हमारी contact the persons concerned and take them in confidence regarding conduct of the study. अब क्या कि जो भी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा उस बंदे से आपको कांटेक्ट करना है और उसको इस कॉन्फिडेंस को बनाने कि हाँ भाई तुम ये कर सकते हो इस काम को फॉर द जो आपका एग्जामिनेशन का पर्पज़ है उसको कंप्लीट करने के लिए. नेक्स्ट आपका है कि स्टेप 4 में मेक द ऑब्जर्वेशन एट द प्री डिसाइडेड रैंडम टाइम्स about the working not working state of the operator. When operator is in working state, determine his performance rating, record both on the observation sheet. अब क्या है कि इसमें आपको क्या करना है कि आपने बता दिया ऑपरेटर को, किसी भी ऑपरेटर को कि भाई 4 दिन बाद तुम्हारी टेस्टिंग होनी तब तुम्हें ये काम परफॉर्म करना है. तो कोई भी रोटर जो होगा ऑपरेटर आपका वो प्रिपरेशन करने लगेगा. ठीक है कि भाई 4 तारीख को मुझे ये काम करना है, मेरा एग्जामिनेशन होना है, तो मैं अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा. बट क्या है कि आपको 4 तारीख को तो उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है उसकी परफॉर्मेंस की, बट 4 से पहले भी एक दिन अचानक बना बता रैंडमली उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करके जो भी आपकी शीट बनी है ऑब्जर्वेशन शीट उसमें एंट्रीज़ को लिखना है और उस वर्कर की रेटिंग देनी है पहले. यानी कि जो आपने 4 तारीख बताई थी उसके एग्ज़ामिनेशन की, उस दिन की क्या रेटिंग थी और जो आपने पहले रैंडमली बिना बताए उसके लिए उसकी टेस्टिंग की है तो उस दिन उसकी रेटिंग क्या थी, इससे कंपैरिजन करना है. स्टेप 5 हमारा ऑब्टेन एंड रिकॉर्ड अदर इंफॉर्मेशन. दिस इंक्लूड्स ऑपरेटर्स स्टार्टिंग टाइम एंड क्विटिंग टाइम ऑफ द डे एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डे. इसी टाइम में कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम पर पीस. तो ये आपका प्रोसीजर था पूरा वर्क सैम्पलिंग का. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशंस ऑफ वर्क सैम्पलिंग. सो इसके जो एडवांटेजेस है आपका, इट्स प्रिफर्ड बाय द ऑपरेटर, ऑब्जर्वर नीड्स नॉट रिक्वायर मच ट्रेनिंग कंट्रोल, ओनली वन एनालिस्ट इज सफिशिएंट टू डू वर्क सैम्पलिंग स्टडी ऑफ मैनी जॉब्स, इट्स चीपर टेक्निक देन टाइम स्टडी एंड प्रोडक्शन स्टडी. इसके एडवांटेजेस थे. लिमिटेशंस पे हम देख लेते हैं. It's not as fine and minute as टाइम स्टडी. वर्क सैम्पलिंग में क्या है कि आप सिर्फ मोटा एक तरह से कह लें इसमें से मोटा मोटा डाटा हम लोग लेते हैं, तो ये क्या है कि काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाती है. ऑपरेटर में knowingly मेक द स्टडी बायस्ड बाय एंटिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन. जो आपका फोर्थ लिमिटेशन था, ये कुछ लिमिटेशंस आ क्या हो गए आपके वर्क सैम्पलिंग के. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड डाटा. स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेसिकली जो भी एक रेफरेंशियल वैल्यूज़. ठीक है, तो क्या है कि आपका इट्स अ कैटलॉग ऑफ नॉर्मल टाइम वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जॉब्स और फॉर मिनट मोमेंट इन्वॉल्व इन डिफरेंट जॉब्स. This catalog is prepared by compiling the timing of a number of standard elements. क्या कि एक तरह की एक शीट होती है, एक कैटलॉग है जिसमें आपके किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई टाइम की कि इतने देर में ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है. इसका यूज़ क्या होता है हमारा, टू एस्टिमेट स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फॉर न्यू जॉब्स ऑफ रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव नेचर क्विकली एंड इकोनॉमिकली. नेक्स्ट इसका यूज़ है आपका फॉर estimating production time, for pricing inquiries
मेड बाय कस्टमर्स और फॉर कोटेशन पर्पसेस। इसका दूसरा यूज़ हम लोग इस तरह से करते हैं कि आपको कोई कस्टमर है, वो पूछता है भाई किस काम को करने में कितना टाइम लगेगा या प्रोडक्ट हमें कब तक मिल जाएगा। अगर हम कोई ऑर्डर करते कुछ ऑर्डर करते हैं तो इन सब यूसेस पर्पस के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारा टू मेजर प्रोडक्टिव लेबर फॉर कॉस्ट चेक। फिफ्थ वन है फॉर बैलेंसिंग प्रोडक्शन ऑपरेशन। सिक्स वन आपका एज अ रियलिस्टिक बेसिस फॉर इंसेंटिव प्लान। तो ये आपके कुछ यूज थे स्टैंडर्ड डाटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट द प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग द स्टैंडर्ड डाटा। स्टैंडर्ड डाटा के जो डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स हैं उनको देख लेते हैं। ब्रेक द जॉब इनटू एलिमेंट। जो आपकी जॉब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऑब्टेन्ड और कंडक्ट टाइम स्टडीज फॉर वाइड वैराइटीज ऑफ जॉब फैमिलीज अंडर डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरामीटर्स एंड कंडीशन। अब क्या कि अलग अलग कंडीशन अलग अलग पैरामीटर में हम हर एक अलग जो जॉब के ऑपरेशंस होंगे उनको ग्रुपिंग कर लेंगे और डाटा ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा समराइज टाइम स्टडीज यूजिंग अ समरी फॉर्म। आप क्या कि जो भी आपका फाइनल समरी करेंगे कि उसको एक तरह से कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड कैलकुलेट द एवरेज स्टैंडर्ड टाइम फॉर कांस्टेंट एलिमेंट। अब इसके हम एक एवरेज टाइम ले लेंगे कि हाँ भाई इतना टाइम लगना है। जैसे हमारा कंपाइल द स्टैंडर्ड डाटा एंड टेस्ट द डाटा फॉर इट्स करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी। अब इस जो आपका एक वैल्यू निकल के आई है स्टैंडर्ड डाटा की, आप उसको टेस्टिंग कर लेंगे अगला ऑपरेशन परफॉर्म करवा के। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम। ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इट मे बी डिफाइंड एज अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक टू बिल्ड अप टाइम फॉर मैनुअल वर्क मेकिंग use of predetermined elements motion time. Manual manual operations are divided into fundamental elements and time to accomplish each element is tabulated. ये इसके कुछ प्रोसीजर्स होंगे, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ PMTS। इसके एडवांटेजेस क्या आपके? इट एलिमिनेट्स इनएक्यूरेसी एसोसिएटेड विद स्टॉप वॉच टाइम स्टडीज। क्या कि एक तरह से अपडेटेड मेथड है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ टाइम। इट इज सुपीरियर टू स्टॉप वॉच टाइम स्टडी व्हेन अप्लाइड टू short cycle highly repetitive operations. Unlike stopwatch study, no rating factor is employed, and PMTS data, since it is the result of very large number of observation, is more reliable and accurate as compared to stopwatch time study data। क्या कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग डीप एग्जामिनेशन करते हैं टाइम के स्टडी के लिए, तो ये क्या कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपेरिजन टू द वॉच टाइम मेथड। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे फर्स्ट वन है आपका PMTS कैन डील ओनली विथ मैनुअल मोशंस ऑफ एन ऑपरेशंस। ऑल कैटेगरीज ऑफ मोशन हैव नॉट बीन कंसिडर्ड वाइल कलेक्टिंग PMTS डाटा। तो इसके डिसएडवांटेजेस थे आपके एप्लीकेशन क्या है? मशीनिंग वर्क में है, मेंटेनेंस वर्क में, असेंबली जॉब्स में, सर्विसिंग एंड ऑफिस वर्क में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन अर्गोनोमिक्स व्हाट इज ऑब्जेक्टिव राइट्स इट्स एप्लीकेशन ऑल्सो। इसकी जो डेफिनेशन है अर्गोनॉमिक्स की, अर्गोनॉमिक्स आर इट्स अमेरिकन इक्विवेलेंट ह्यूमन इंजीनियरिंग may be defined as the scientific study of the relationship between man and his working environment। अब क्या कि कोई भी वर्किंग एरिया, कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो क्या कि अब वहाँ पे आसपास के सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो भी अफेक्ट करता है आपकी प्रोडक्टिविटी रेट को। सो क्या है कि जो इसकी स्टडी कहलाती है कि रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड वर्किंग एरिया, ये आपकी कहलाएगी अर्गोनॉमिक्स। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्क प्लेस बी फिटिंग द नीड द एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कर। अब क्या है कि वर्कर की जो डेली बेसिक नीड्स होगी, जैसे वॉशरूम हो गया, वाटर होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी, लंच की अवेलेबिलिटी, कैंटीन की, प्रॉपर आपका ब्रेक टाइम मिल रहा है, टी कॉफ़ी है, ये सब की जो फैक्टर्स हैं ये भी आपकी वर्किंग को
अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारा इक्विपमेंट, मशीनरी एंड कंट्रोल्स इन सच अ मैनर सो एज टू मिनिमाइज मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन ऑन द वर्कर देयर बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। अब एक कुछ इंडस्ट्री होती हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइसी होती हैं, कहीं पे वेंटिलेशन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उन सब जगह पे जो आपका वर्कर होता है वो मेंटली भी टॉर्च होता है, और उसके साथ साथ जो वर्क की एफिशिएंसी होती है, वर्क प्रोडक्टिविटी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होता जाता है। इसके एप्लीकेशन क्या है? वर्किंग इन्वायरमेंट्स में है, द वर्क प्लेस एंड अदर एरियाज दैट इज स्टडीज रिलेटेड टू फटीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब इवैल्यूएशन, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो जो जॉब evaluation is basically is a symmetric process of evaluating different jobs of an organizations. Depending upon the characteristics and requirement of a job, job evaluation determines its relative worth and attaches a value to it. The relative values of job assist in deciding wage rates and salaries for different jobs. जॉब evaluation क्या बेसिकली के इसमें हम उन रिक्वायरमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं कि किस काम के लिए किस तरह की जॉब की हायरिंग होनी है, किस तरह के टेक्निकल या नॉन टेक्निकल बंदे की हायरिंग होनी है, उसकी सैलरीज क्या होगी, उसका वर्किंग आवर क्या होगा, उसका जो भी प्रोसेस है वो हमें डिफाइन करना होता है जॉब अंडर द जॉब एवेल्यूशन। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसाइड द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ डिफरेंट जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तरह के किस डिपार्टमेंट में क्या काम होगा, ये सब हमारा फॉलो करता है अंडर द जॉब ऑफ एवेल्यूशन। नेक्स्ट हमारा हेल्प्स टू फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट एंड यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर, इट्स रिलेटेड विद द सैलरी। नेक्स्ट आपका क्लैरिफाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी कनेक्टेड टू विथ ईच जॉब। अब हर एक जॉब की पोजीशन के लिए कौन उसके सुपर किसके सुपरविज़न में वो जॉब एम्प्लॉय होगा, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये सब आपका जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी अंडर द जॉब एवेल्यूशन। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ जॉब एवेल्यूशन। फर्स्ट वन है आपका रैंकिंग मेथड। द डिफरेंट जॉब्स डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व एंड देयर इम्पोर्टेंस टू the organization are ranked, graded or placed from top to bottom। क्या कि रैंकिंग बेस्ड मेथड होगा इसमें, क्या कि ऐसे मैनेजर ऊपर, उसके अंडर सुपरवाइज़र है, फिर लेबर है। ठीक है, तो ये आपका रैंकिंग मेथड हो जाएगा। अब सुपरवाइज़र की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, जो आपके लेबर है नॉर्मल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है, तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी, हर एक की सैलरी अलग होगी, वेजेस अलग होंगे। तो ये आपका हो गया रैंकिंग मेथड। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड। जॉब आर क्लासिफाइड आर ग्रेडेड इन ग्रुप्स और लेवल्स ऑफ इक्वल स्किल, डिफिकल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, importance and other requirements. It may be a production job or a sales job or an office job. Each job family can be broken into number of grades. अब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपकी जॉब का टाइप है उसको ग्रेडिंग में डिवाइड कर लेते हैं कि किस ग्रेड की जो जॉब टाइप है वो उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है विद इन द फर्म। तो जो भी ग्रेड की जॉब की रिक्वायरमेंट वैकेंसीज की ज़्यादा होंगी, पहले हम उनको इम्पोर्टेंस देंगे। नेक्स्ट आपका फैक्टर कंपैरिजन मेथड। The method employs a 5-factor scale for analysis, comparing and evaluating different jobs. The 5 factors are skill, mental effort, physical effort, responsibility and working conditions। ये आपका जो थर्ड मेथड है फॉर जॉब एवेल्यूशन, दैट इज़ फैक्टर कंपैरिजन मेथड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मेरिट्स रेटिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। मेरी रीडिंग में क्या है कि इट्स अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली अप्रोच टू एसेस द रिलेटिव वर्थ ऑफ एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ हिज जॉब परफॉर्मेंस, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, इंटेलिजेंस, बिहेवियर एक्सेट्रा। मेरी रीडिंग है बेसिकली एक तरह का ये इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल जॉब्स और कॉरपोरेट जॉब, आपकी कोई भी आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसकी एक तरह से परफॉर्मेंस के स्केल को आइडेंटिफाई करके उसे डिफाइन करेगा।
आपका मेरिट रेटिंग। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके? मेरिट रेटिंग प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ द वर्थ ऑफ एम्प्लॉयज़, दे therefore can be put on the most appropriate jobs depending upon their capabilities. Meriting unfolds the limitations of an employee and thus helps in employee improvement. अब क्या कि इसकी हेल्प से आपको कोई एम्प्लॉय है वो मल्टीटास्क को परफॉर्म कर सकता है, तो क्या कि आप उसको कल को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोगे, जो आपके प्रमोशंस होंगे इन्हीं सब बातों पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट आपका इसका ऑब्जेक्टिव होता है मेरिट रेटिंग अनफोल्ड्स द लिमिट। नेक्स्ट आपका मेरिट रेटिंग रिकॉर्ड्स फॉर्म आ बेसिस फॉर वेज इंक्रीज, प्रमोशन, स्पेशल असाइनमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज। अब क्या कि आपको किसी कंपनी में कोई आपका नया प्रोजेक्ट आया, ठीक है, अब आपको उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटेबल बंदों को उस प्रोजेक्ट को आपको देना है, ठीक। अब उसके लिए आप क्या है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ को आप फाइंड आउट करोगे। तो अब क्या कि आप कुछ एक स्केल लगाओ कि कुछ मेजरमेंट लगाओगे कि हाँ भाई इस काम के लिए परफेक्ट हो सकता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये आपकी कहलाती है बेसिकली मेरिट रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन वेज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो वेजेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट है वो आपकी कहलाएगी वेज एडमिनिस्ट्रेशन। वेज रिफर्स टू द remuneration paid to the employee employed in an organization. Wage is one of the important factor which affect the labor management relationship. अब भाई कोई भी बंदा होगा काम करेगा, उसको एंड ऑफ द मंथ उसको सैलरी चाहिए होगी, तो अगर अब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है टाइम टू टाइम उसकी सैलरी पे आउट करती है, तो ये रिलेशंस कभी ख़राब ही नहीं होंगे, या उसके जो मेहनत का एवरेज में प्रॉपर वेजेस मिल रहे होंगे, तो भी कंपनी और एम्प्लॉय के रिलेशन कभी ख़राब ही नहीं होंगे। तो क्या कि वेजेस वर्कर आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर वेज स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ इट अफेक्ट्स देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मेन कंपोनेंट ऑफ वेज आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन है बेसिक वेज, इट रिप्रेजेंट द मनी वैल्यू इक्विवेलेंट ऑफ द वर्थलेस ऑफ जॉब। इट डजंट इंक्लूड एनी अलाउंस, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब एंड द टाइप्स ऑफ बिजनेस। इसमें क्या कि जो भी जैसे कि एक लेबर है, ठीक है, जो डेली का घर बना के आता है, मजदूर होता है, अगर वो आपने उसको रखा हुआ है, ठीक है, अगर वो महीने में 30 दिन होता है, अगर 30 के 30 दिन काम नहीं करेगा, एक भी दिन छुट्टी करे, तो आप उसकी एक दिन की सैलरी आप कट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कि कोई भी अलाउंस नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आपका है डियरनेस अलाउंस। दिस अलाउंस इज गिवन टू compensate the increase in cost of living due to rising prices of different commodities. नेक्स्ट आपका है बोनस। बोनस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। अब से आपको दिवाली के एंड में बोनस मिलता होगा कंपनी को। उससे क्या है कि कंपनी ने जब किसी सीज़न में एक्स्ट्रा अर्निंग की है, तो वो उसकी प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट में आ जाएगा, तो उसमें से कुछ पार्ट वो अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, जिसे हम कहेंगे बोनस। नेक्स्ट आपका ओवर टाइम पेमेंट। दिस इज द एक्स्ट्रा वेज टू बी पेड टू वर्कर्स व्हेन दे वर्क बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ओवर टाइम वेजेस विल बी डबल द नॉर्मल वेजेस। अब कोई वर्कर की 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 आवर्स की जगह उसने 10 आवर्स का वर्किंग कर लिया, उसने जब 2 आवर्स की एक्स्ट्रा वर्किंग की है, तो उसके लिए उसको वेजेस मिलते हैं। तो ये आपका कहलाता है ओवर टाइम पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन इंसेंटिव्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। तो वो फर्स्ट वन है definition है what is the incentive. Incentive is a reward given to a worker for his efficiency and hard work. It encourages and motivates a worker to produce more and better. आपके कोई भी वर्कर है, उसने जो भी काम किया उसके एवज में उसको अगर पे आउट नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। सो क्या एक इंसेंटिव है कि एक तरह का जो वर्कर ने आपको इनपुट दिया है, आप उसके बदले में उसे कितना इनसे पैसा पेमेंट पे आउट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप 10 रुपये का कोई बिस्किट खरीदने जाएंगे, तो उसके लिए आपको 10 ही रुपये पे करने पड़ेंगे, ना 9 रुपये देंगे, ना आप उसे दुकानदार को 11 रुपये देंगे। तो भाई जो दुकानदार होगा वो भी आपको 10 रुपये का ही बिस्कुट देगा,
ना एक बिस्कुट कम कर ले कि नहीं भाई तुम 9 दे रहे तो मैं तुमसे एक बिस्कुट कम कर लेता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपके कहलाएगी इंसेंटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेंटिव। नेक्स्ट फर्स्ट वन है आपका डायरेक्ट इंसेंटिव। दिस इज द रिवॉर्ड गिवन एन इंडिविजुअल वर्कर डिपेंडिंग अपॉन हिज ओन परफॉर्मेंस। Second one is indirect incentive. This is the reward given to a group of workers based on the group's performance. Third one is financial incentive. This refers to the direct monetary payment for the extra effort. Fourth one is non-financial incentives. This includes the following: better working conditions, promotion chances, job security. ठीक है कि incentives क्या है आपके, एक डायरेक्ट है कि कोई किसी आप इंडिविजुअल बंदे को दे रहे हैं, उसने कोई काम किया है। इनडायरेक्ट में क्या कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, उसने कोई अच्छा काम किया है तो आप उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। थर्ड वन आपका फिनेंशियल इंसेंटिव है। इसमें क्या क्या डायरेक्टली किसी को पे आउट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ मनी। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है कि आप उनसे एश्योरिटी दे रहे हैं कि आपके भाई प्रमोशन हो सकता है, आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हो वो बेटर हो सकती है, या आपकी जॉब सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये आपके इंसेंटिव्स हो गए। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव स्कीम। सो द इंसेंटिव स्कीम शुड बी प्रॉफिटेबल टू बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट। अब क्या है कि अगर मैनेजमेंट वर्कर को इंसेंटिव देती है तो वर्कर भी खुश रहता है कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस जो मैं कर रहा हूँ तो उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, और ये मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के लिए अच्छा है। इट शुड हेल्प इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड देयर बाय लोअर द रिलेटेड कॉस्ट्स। It should reward workers in proportion to their output and thus high and their morale. The characteristics of an incentive scheme should be such that an able worker is in a position to earn sufficient amount of money to raise his standard of living. अब ये कोई भी एक्स्ट्रा वर्क तभी करता है जब वो अपने नॉर्मल ज़िंदगी से कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है, तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। अब उसके एक्स्ट्रा मेहनत के बदले अगर उसे इंसेंटिव मिलता है तो वो भी खुश है और मैनेजमेंट भी खुश है, क्योंकि मैनेजमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें मिलेंगी। सो फिफ्थ वन पॉइंट है आपका इंसेंटिव स्कीम शुड प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू अ वर्कर फॉर हिज गुड कंट्रीब्यूशन। अब किसी ने अच्छा काम किया, उसकी रिकॉग्निशन भी अगर मिलेगी तो वो और ज़्यादा खुश हो जाएगा। अगर रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, पहचान नहीं मिलेगी, तो क्या है कि यार मैं तो काम करता रहता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, दूसरे लोग क्रेडिट उठा ले जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। सो फर्स्ट वन है स्टेप आपका आइडिया डेवलपमेंट। अब सबसे पहले कि आपने कोई चीज़ सोची, एकदम नई न्यू चीज़ है, तो क्या है सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, आपके दिमाग में वो इमेज विजुलाइज होगी। ठीक है, अभी फिजिकल नहीं हुई है, फिजिकली नहीं आई है वो चीज़, बट क्या आपके माइंड ने विजुलाइज कर ली, तो आपके कहलाएगा आइडिया डेवलपमेंट। सम वन थिंग्स ऑफ अ नीड ऑफ एन एंड अ प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन टू सेटिस्फाई कस्टमर्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, कंपटीटर्स, बेंचमार्किंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे आपका प्रोडक्ट स्क्रीनिंग, अब क्या है कि एवरी बिजनेस नीड्स अ फॉर्मल स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन प्रोसेस टू फिट विथ फैसिलिटी एंड लेबर स्किल, साइज ऑफ मार्केट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ब्रेक इवन एनालिसिस, रिटर्न ऑन सेल्स। तो क्या कि आपकी प्रोडक्ट की जो स्क्रीनिंग, इसका क्या मतलब है कि आपने जो भी आइडिया है या आपको प्रोडक्ट है, आप उसकी एक तरह से इवैल्यूएशन करेंगे, एस्टिमेशन निकालेंगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो कितने तक जाएगा, इसके क्या खर्चे आएंगे, और क्या क्या हमारे प्रॉफिट हो सकते हैं, इसकी मार्केट कौन होगी, इसका कस्टमर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेप होगा प्रिलिमिनरी डिज़ाइन एंड टेस्टिंग। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और डेवलप्ड, प्रोटोटाइप, बिल्ट, टेस्टिंग, स्टार्ट। अब क्या क्या सबसे पहले इसमें एक प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे कि हाँ ये चीज़ें हमारे पास रिक्वायरमेंट होंगी फॉर द रियल एस्टिमेशन ऑफ द प्रोडक्ट, न्यूली प्रोडक्ट। देन आपका होगा फाइनल डिज़ाइन। अब क्या कि फाइनल डिज़ाइन बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट, फैसिलिटी, इक्विपमेंट, मटेरियल एंड लेबर स्किल्स, डिफाइंड सप्लायर आइडेंटिफाइड। अब क्या है कि जो फाइनल स्टेज होगी, आपने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, जो भी आपके डिज़ाइन में अल्ट्रेशन थे वो मॉडिफाई कर लिए, जो भी टेस्टिंग के ड्यूरेशन में जो जो आपको रिजल्ट या इम्प्रूवमेंट करनी थी वो सब आपने कर ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन टॉलरेंस डिज़ाइन।
टॉलरेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि परमिएबल अलाउंस। इसका मतलब है कि अगर कोई आपकी एक स्क्रू है और एक बोल्ट है, ठीक, तो क्या है कि जो भी आपका नट है वो बोल्ट में जब फिट करा जाए तो आपकी 0.1 mm या 0.2 mm की थोड़ी बहुत टॉलरेंस आपकी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ड्यूरिंग द असेंबली आपको कोई तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ सकती है। अब कोई आपका जो प्रोडक्ट है अगर एकदम फिक्स मेज़रमेंट का बनेगा तो क्या है कि असेंबली के टाइम पे काफ़ी फिक्सिंग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है अक्सर। तो इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट ओवरकम करने के लिए हम लोग टॉलरेंस का फैक्टर कंसिडर करके चलते हैं डिज़ाइनिंग में। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग क्वालिटी इन डिज़ाइन। सो क्या है कि द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ कंसर्न विद द टाइटनेस ऑफ द स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये कि किसी भी प्रोडक्ट की जो जो स्पेसिफिकेशन डिक्लेयर की गई हैं उन सब चीज़ों जो मैन्युफैक्चरर उन सब चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी प्रोडक्ट की लाइफ डिसाइड की गई है 10 ईयर्स, वो उससे ज़्यादा ही चलनी चाहिए। और किसी भी प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी डिक्लेयर की गई है सो वो उससे ज़्यादा की ही हो। अगर उससे पहले या उससे डिक्लेयर्ड वैल्यू से कम पे आके उसका प्रोडक्ट का फेलियर अकर होता है तो जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसका थर्ड पॉइंट है इट मस्ट कंसिडर द पॉसिबल मोड्स ऑफ फेलियर ड्यू टू स्ट्रेस वियर डिस्टॉर्शन कोरोजन एंड वाइब्रेशंस एक्सेट्रा। However, product design and development is a continuous process which results into evaluation of a product based on assessed user needs, their feedback after use and development in technology at a given point of time in a given environment. So next हमारा क्या फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन आर एज फॉलोस। जो हमारे फैक्टर क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं वो क्या है, उनमें पहला टाइप्स ऑफ कस्टमर इन द मार्केट। अब क्या कि मार्केट है भाई, ये मार्केट में हर तरह का कस्टमर है। दिस इंक्लूड्स द मार्केटिंग सर्वे फॉर कंज्यूमिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, प्राइसेस दे आर विलिंग टू पे, द चॉइस ऑफ डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या कि आपकी जो भी मार्केट में आपका की प्रोडक्ट भी डिपेंड करेगा कि आप किसके लिए बना रहे हैं, फॉर अ लोअर क्लास, फॉर अ मिडिल क्लास, फॉर अ हाई क्लास। तो ये सब चीज़ें भी आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करेंगी। जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन्स है, आपके 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं, 10 हज़ार रुपये में अच्छा मोबाइल नहीं मिलता है, और लाखों रुपये खर्च कर दो तो भी आपका जो भी सेटिस्फेक्शन है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो क्या है कि मार्केट में हर तरह का कस्टमर है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है वो डिफ़ाइन करना हो कि आप किस क्वालिटी का बना रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आप किस तरह की मार्केट को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट कंसिडरेशन। अब कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं जिनमें 1 या 2% का मार्जिन लेके चलते हैं, उससे या जो मास प्रोडक्शन में जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या है कि बहुत ही कम मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो इससे क्या है कि वो क्वांटिटी डिपेंडेंट होते हैं। अब क्या है कि बट कुछ प्रोडक्ट होते हैं हमारे जो कि जॉब टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, तो उनमें क्या है कि क्वालिटी मैटर करती है प्रॉफिट के लिए। फॉर एग्जांपल से नट बोल्ट है, उसमें क्या है कि अगर 5 रुपये का नट बोल्ट है उसमें 10 पैसे का अगर मार्जिन लेके चलेंगे प्रॉफिट का, तो कि हमें जो भी प्रॉफिट होना है वो अगर लार्ज क्वांटिटी पे जाके हमें अकर होता है। बट क्या क्या कोई जॉब टाइप प्रोडक्शन 1 या 2 यूनिट बन रही है, अब उसमें क्या कि हमें बट ये क्या क्वालिटी बेस्ड है, तो उसमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा अकर होगा 1 या 2 पीस के हिसाब से हमारा होता है प्रॉफिट कंसिडरेशन। थर्ड वन हमारा इन्वायरमेंटल consideration. This also plays an important role in deciding quality of design. For example, a car radiator designed for use in equatorial regions should be designed for increased ambient temperature. अब क्या है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे कुछ कार्स हैं, अब क्या है कि कुछ काफ़ी ज़्यादा ठंडे जगह होती हैं, देश होते हैं, तो वहाँ पे जो भी कार्स हैं रात में अगर रखी होती है बर्फ़ की वजह से या ठंड काफ़ी ज़्यादा ठंड होने की वजह से सुबह स्टार्ट नहीं होती, जल्दी नहीं होती, तो क्या कि वो वहाँ के लोग कहें कि लोग भाई कार की क्वालिटी ख़राब है। तो क्या कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब कहीं पे बारिश हो रही खूब ज़्यादा हो गई मौसम में, अब उसकी वजह से आपका कोरोजन हो गया किसी प्रोडक्ट में। सो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं पूरे क्वालिटी।
नेक्स्ट आपका है स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जनरली ग्रेटर फॉर स्ट्रेंथ, फटीग, रेजिस्टेंस, लाइफ, interchangeability of manufactured items, closer tolerance should be given for better quality goods. सो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ प्रोडक्ट साइकिल। सो प्रोडक्ट साइकिल बेसिकली क्या कि कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहले मार्केट में आता है और उसके बाद धीरे धीरे अपनी जो है स्पेस बनाता है और फिर धीरे धीरे वो अपना आउट ऑफ डेट हो जाता है। जैसे कि कार्स हैं, जो कार्स क्या थी सबसे पहले जब मार्केट में आई थी अराउंड द 20th सेंचुरी स्टार्टिंग में, तो क्या है कि वो धीरे धीरे अपनी एक मार्केट स्टेबल कर रही थी। फिर एक टाइम आया कि वो अपनी पीक पे गई कार। अब क्या है कि धीरे धीरे जो डीजल और पेट्रोल इंजन की जो कार्स हैं अब क्या है कि वो धीरे धीरे अपनी वैल्यूज़ को मार्केट से खो रही हैं, क्योंकि जब हमारा ईवी का अब टाइम आ रहा है तो लोग क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ईवी को अडॉप्ट करें। ठीक है, तो क्या ईवी का भी इंट्रोडक्शन टाइम है। इस ग्राफ में अगर हम लोग देख लेते हैं सेल्स और टाइम ग्राफ पे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कि ये जो क्राइटेरिया है इंट्रोडक्शन का है। कोई भी जब टेक्नोलॉजी है या कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, देन आपका आएगा नेक्स्ट आपका ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होगा कि उस प्रोडक्ट की ग्रोथ है कितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड सेल्स। ये आपकी जो कर्व आ रही है शो कर रही है, आपकी शो कर रही है ग्रोथ की ड्यूरेशन को दिखा रही है। नेक्स्ट आपका है क्या मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी में क्या दिखाता है कि जो भी ये प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इस प्रोडक्ट की पीक वैल्यू मिलेगी आपको, अकर होगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट होने लगता है और फिर ये ग्राफ का जो स्लोप है ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये आपकी कहलाती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो इसकी बेसिक डेफिनेशन है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज़ ऑक्यूपाइड a prominent place in the marketing literature both as a forecasting tool and a guidelines for corporate marketing strategy। आपके ये जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है ये एक बहुत अच्छा टूल है फॉर द फोरकास्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। फोरकास्टिंग क्या होती है कि हमारी एक प्रिडिक्शन होती है कि हमें कितना प्रोडक्ट की क्वांटिटी पहले से बना के रखनी चाहिए कि जब भी हमारी मार्केट में डिमांड आएगी प्रोडक्ट की हम लोग तो हमारे पास पहले से स्टॉक हो और लोग मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखें। सो कस्टमर की डिमांड आई, हमने प्रोडक्ट पहले से बना हुआ रखा था वेयर हाउस में, हमने डायरेक्ट सप्लाई कर दी कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सो ये एक अच्छा टूल होता है दैट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है हमारे वेरियस स्टेजेस ऑफ साइकिल। ये आपका टाइम ऑफ अडॉप्शन है एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अडॉप्टिंग एट टाइम टी। ये आपकी कर्व है। फर्स्ट में क्या क्या इनोवेटर्स है 2.5% में। जो भी इनोवेटर्स होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के किसी भी प्रोडक्ट के वो आएंगे सबसे पहले। देन आएगा अर्ली अडॉप्टर्स हैं, जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल हम लोग डीजल और पेट्रोल कार के इंजन के कार्स की बात कर लेते हैं। तो उनमें क्या कि जो इन्वेंटर्स थे, जो बहुत ही लोग कम स्टार्टिंग में थे, इन्वेंटर्स थे, इंजीनियर्स थे जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे। सो 2.5% लोग इसको स्टार्टिंग में अडॉप्ट करते थे। ठीक है, तो ये जो ये स्पेस है रीजन आएगा आपका, ये कहलाता है इन्वेस्टर्स इनोवेटर्स का। देन आपका आएगा अर्ली अडॉप्टर्स। अब क्या है उसके बाद कुछ जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड पर्सन्स थे उन्होंने क्या किया अडॉप्ट की कार्स को। तो ये जो रीजन है आपका 13.5% का, ये आपके आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। देन आएगा कि मेजॉरिटी में अब कोई भी टेक्नोलॉजी है क्या कि वो फिर मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक में फेमस होती है और मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक इसको अडॉप्ट करती है। तो ये 34% का जो ये सेक्शन आएगा ये आपका कहलाएगा अर्ली मेजॉरिटी है। ठीक है, देन आपका होगा फिर अब टेक्नोलॉजी यहाँ पे अपने पीक पे है। अब पीक के बाद धीरे धीरे इसका डिकंटिन्यूशन होने लगा। इसमें क्या कि आपका 34% जो लेट मेजॉरिटी है वो अडॉप्ट कर देगी इस टेक्नोलॉजी किसी भी टेक्नोलॉजी को। देन क्या आपका आएंगे 16% में लैगर्स आएंगे। फिर क्या कि धीरे धीरे कोई भी जो टेक्नोलॉजी वो डिकंटिन्यूशन उसका होने लगता है। So the introductory sales of a product are believed to be relatively low even after its technical problems have been ironed out due to a number of marketing forces and consumer behavior factors. The major marketing obstacles to rapid introduction of a product is often distribution. Retail outlets are often
reluctant to introduce new products, and many prefer to wait until a track record has been established before including them in their stock. So ये आपकी क्या थी, इंट्रोडक्शन टू वेरियस स्टेज ऑफ अ साइकिल. फर्स्ट पॉइंट था इसमें आपका इंट्रोडक्शन स्टेज. नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रोथ स्टेज. ग्रोथ स्टेज में क्या, स्टेज बिगिंस व्हेन डिमांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली. ये जो आपकी अर्ली मेजॉरिटी से पहले की जो स्टेज है वो आपकी कहलाती है ग्रोथ स्टेज. देन आपकी मैच्योरिटी स्टेज में क्या कि जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो पीपल होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं वो आपकी कहलाएगी मैच्योरिटी स्टेज. आपकी डिक्लाइन स्टेज. और फाइनली जब कोई भी टेक्नोलॉजी आउट ऑफ डेट होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि अब उसके कंपैरिजन में कोई अदर टेक्नोलॉजी जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है, बेटर है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो जो अर्ली जो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी होती है वो पहले की टेक्नोलॉजी को निगलेक्ट करेगी और जो न्यू टेक्नोलॉजी आएगी उसे अडॉप्ट करती है. तो जो पहले की जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ डेट हो जाता है. The fourth part of this unit is standardization, simplification, diversification, value engineering and analysis and concurrent engineering. इसमें जो एक concurrent engineering का जो एक टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. Define the standardization, write down the application of standardization. Standardization is a temporary crystallization of the best acceptable solution to a recurring problem, formulated in a scientific and systematic fashion by pooling the knowledge of all those who are concerned with the problem, and it is subjected to review and revision by common consent, and one should comply with it. So क्या बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि आपने जैसे कि नट बोल्ट की हम बात कर लें अगर, तो नट बोल्ट में क्या कि हर एक नट का अपने एक स्पेसिफिक साइज़ होता है कि कितनी लेंथ का होगा, उसकी डाया कितनी होगी, उसमें थ्रेडिंग का एंगल कितना होगा. ठीक है, तो क्या कि ये सब प्री डिफाइंड होता है बाय द मैन्युफैक्चरर. अब अगर कोई कंज्यूमर है या दूसरे एग्जांपल अगर हम ले लें कि मोबाइल्स में आपकी जो चार्जर की पिन होती है जैसे सी टाइप है, माइक्रो यूएसबी होती है, या पहले कोई अदर टाइप के चलते थे. ठीक है, तो क्या है कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी उन्होंने अपना पोर्ट दे दी कि हाँ भाई मेरे पास इस तरह के चार्जर इसमें लगेंगे. अब ऐसा है कि कुछ लोकल चार्जर्स भी आते हैं. ठीक है, तो क्या कंपनी ने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दी कितनी का, इतनी डाया का, या जो भी हमारा चार्जिंग पोर्ट है ऐसा ऐसा होगा. अब अदर जो कंपनीज़ हैं उन्होंने उनके स्टैंडर्ड को फॉलो अप किया. जो लोकल कंपनीज थी, जो दूसरी स्टार्टअप कंपनीज थी, उन्होंने उस स्पेसिफिकेशन के चार्जर बनाने शुरू कर दिए, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी. तो इससे क्या है कि कंपनी ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि इस मेज़रमेंट के इसकी जो इनपुट है जैक होगी चार्जर की वो बनेगी. तो दूसरे लोगों ने इस स्टैंडर्ड के फॉलो अप करके चार्जर मार्केट में अवेलेबल करा दी. तो इससे क्या कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गई. ऐसे क्या कोई कंपनी चार्जर खरीदे काफ़ी कॉस्टलियर होता है, बट क्या है कि अगर कोई लोकल कंपनी के अदर कंपनीज के लेते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है. एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, फिनिश प्रोडक्ट दैट इज कार्स एंड टेलीविजन्स. नेक्स्ट आपका होगा सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स एंड ऑटो इलेक्ट्रिक बल्ब्स. अब इसमें क्या है कि किसी हम एग्जांपल के बात करते हैं कि आपकी कोई बाइक है, बाइक में जो आपकी हेडलैम्प होती है उसमें कंपनी ने तो कोई लैंप लगा दी, ठीक है, उसकी साइज का या किसी भी डिज़ाइन का, बट क्या है कि अब कल को ख़राब हो जाती है. तो अब मार्केट सॉरी अगर कंपनी से वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, अगर कोई लोकल मार्केट से उसी चीज़ से सिमिलर प्रोडक्ट आप लेना चाहेंगे तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने कंपनी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया और उसके सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में उतार दिया. तो इस तरह की एप्लीकेशन हो जाएंगे स्टैंडर्डाइजेशन के. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. एडवांटेजेस क्या है कि रेशनलाइज डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स. इसमें क्या कि जो मेन मैन्युफैक्चरर कंपनीज के साथ साथ काफ़ी सारी लोकल मैन्युफैक्चरर जो कंपनीज है वो भी मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं टू फॉलो दी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट.
Then a decrease the volume of product is in the store and also the manufacturer cost. Next आपका improve the management and design. Fourth one is speed up the management of orders, and the fourth one is facilitate the exportation and marketing of products. तो कुछ इसके disadvantages में reduction in choice because of reduced variety and consequent loss of business or custom. अब क्या कि कोई कंपनी है, अब वो तो कोई भी कंपनी चाहिए कि अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर जो है वो उसके जो पार्ट हैं, जेन्युइन पार्ट्स हैं, वो हमसे ही परचेज़ करे। बट क्या कि कस्टमर भी दिमाग की, उसने क्या किया, बाहर से ही प्रोडक्ट के जेन्युइन पार्ट्स उनको परचेज़ कर लिया, तो इससे क्या कि कंपनी को लॉस भी हो रहा है। तो इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन के में। ये कुछ अदर इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लीफिकेशन, राइट्स its advantages. Simplification की definition है, simplification is the process of reducing the variety of products manufactured. It is concerned with the reduction of product range, assemblies, parts, materials, and design. A manufacturer may reduce the number of different types of radiuses from a dozen to 3 or 4 to simplify his range. अब क्या है कि सिंप्लीफिकेशन भी है कि जैसे कि कोई मोबाइल कंपनी है, या मोबाइल कंपनी का एग्जांपल ले ले, क्या कि अब टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में अपडेशन होता है, नए नए फीचर्स ऐड ऑन होते जाते हैं, तो क्या है कि पुराने फीचर्स को कोई भी अब लेना पसंद नहीं करता। तो क्या है कि कंपनी क्या करती है कि जो भी आपके बट क्या है कि कंपनी को कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए जो जिसके जो पार्ट्स हैं, असेंबलीज के पार्ट होते हैं या अदर जो कंपोनेंट होते हैं, फॉर द रिपेयरिंग पर्पज़ उनको कंपनी को बनाना ही होता है कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अब क्या होता है कि एक टाइम, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के बाद कंपनी भी कह देती है कि भाई अब इसके पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अब ये प्रोडक्ट हमारे साइड से आउट ऑफ डेट हो चुका है। तो ये कहलाते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या कि बेसिकली जो आपके किसी भी कंपनी के जो डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट है उनकी डिज़ाइन में उनको रिडक्शन हो जा रहा है कि अब हमने लिमिटेड कर दिया है इसको। इसके कुछ एडवांटेजेस है, सिंस सिंप्लीफिकेशन रिड्यूस वैरायटी, वॉल्यूम्स ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट्स may be increased. It provides quick delivery and better after sales service. It reduces inventory and thus results in better inventory control. इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है का, व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन, व्हाट आर दी रीजंस फॉर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है means addition of a new product or introduction to established product into new market. This tends to increase complexity of the method of manufacturing because sometimes consumers like to have a variety in type, size, color and quality of product being manufactured. अभी क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि अब मोबाइल्स कंपनी, ठीक है, एक ही मोबाइल के कई सारे मॉडल्स होते हैं, एक ही कंपनी के कई सारे अलग अलग मॉडल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल से रेडमी कंपनी है, रेडमी के एक्टिव सीरीज़ भी है, रेडमी 6A 7A 8A 9A है, और इसके साथ साथ रेडमी की नोट सीरीज़ भी चल रही है। तो ये सब क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन है। इसमें क्या है, कस्टमर के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या कोई भी कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को ऑप्शन अवेलेबल करा देगी। आज की जो मार्केट है वो क्या है कि हम लोग को ऑप्शन चाहिए, हम लोग एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढते हैं। सो ये आपके आएगा सिंपली जो डाइवर्सिफिकेशन में। रीजंस फॉर डाइवर्सिफिकेशन, कुछ स्पेसिफिक रीजंस है डाइवर्सिफिकेशन के। पहला, सर्वाइवल टू ऑफसेट डिक्लाइनिंग और वैनिशिंग मार्केट्स। अब क्या है कि कस्टमर की कहते हैं कि नहीं मुझे इस बजट में ये चीज़ें होती तो अच्छा था, मुझे दूसरी कंपनी की तरफ मूव करता है। बट क्या कि अब एक ही कंपनी जब आपको कई सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल करा रही है तो आप किसी दूसरी कंपनी की तरफ मूव करने में पहले सोचोगे। तो ये पहला है जो रीज़न है सर्वाइवल का। सर्वाइवल का दूसरा पॉइंट है टू ऑफसेट obsolete facilities, to offset a declining profit margin, to compensate for technological obsolescence. Next आपका क्या, stability, to offset cyclical fluctuations, to provide balance between high margin and low margin products, to maintain market share. तो ये आपके कुछ अदर रीजन से स्टेबिलिटी के इन डाइवर्सिफिकेशन में। नेक्स्ट आपका प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज उनका प्रॉपरली यूज़ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन का थर्ड पॉइंट। फोर्थ वन आपका अडॉप्शन टू चेंज इन कस्टमर नीड।
अब क्या है कि कस्टमर ने डिमांड, अपने कोई रेडमी ने सपोज कीजिए कि एक पहले मॉडल लॉन्च किया था रेडमी 9 प्रो का, 9 का, ठीक, नोट 9 का ले लेते हैं। अब उसमें क्या है कि कस्टमर ने कुछ इसमें चेंजेस बताए कि फीडबैक के थ्रू कस्टमर ने चेंज बताया कि नहीं, मुझे ये नहीं, ये चाहिए, इसकी कस्टमर की डिमांड है कि इसमें कैमरा अच्छा होता है या कुछ और अदर फीचर्स होते। तो कंपनी ने उस कस्टमर के फीडबैक को कंसिडर किया। आपने जो नया मॉडल था रेडमी का नोट 10 जो था, उसमें उन सब चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया जो पुराने मॉडल उनके रह गई थी। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन वैल्यू इंजीनियरिंग। Value engineering is concerned with the new product. It is applied during product development. The focus is on reducing cost, improving function, or both by way of teamwork based product evaluation and analysis. So क्या वैल्यू इंजीनियरिंग बेसिकली ये है कि कोई भी कंपनी हो, ठीक है, तो या कोई भी कस्टमर हो, वो उसी प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा कि कम से कम कॉस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट के हमारे फीचर्स हों। सो क्या कि ये तभी डन हो सकता है, ये आपको अचीव हो सकता है ये गोल किसी भी कंपनी को, जब उसकी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट एक साथ काम करेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, डिज़ाइनिंग है, R&D डिपार्टमेंट है, ये सब की जब एक अच्छी टीम वर्क परफॉर्म करेंगे तभी इस गोल को अचीव करा जा सकता है। तो वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू एनालिसिस करके उसमें डेवलपमेंट है का कंट्रीब्यूशन करके आप वो प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर दें और कॉस्ट का जो फैक्टर है वो कम से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट अ शॉर्ट नोट आउट वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस इज कंसर्न विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. It involves a current product being analyzed and evaluated by a team to reduce cost, improve product function, or both. सिंपल इसका वही मतलब है कि वैल्यू एनालिसिस जो भी आपका करंट प्रोडक्ट मार्केट में है तो उसकी अभी भी हम कॉस्ट को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं या उसमें किस किस तरह के फीचर को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, ये आपकी कहलाती है वैल्यू एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग इन एवेल्युएटिंग डिजाइन टू इम्प्रूव क्वालिटी। Value analysis is an organized method of cost reduction of a product by attacking its basic design. Its approach is similar to that of method study. So क्या किसमें बेसिकली जो भी एक्सेस मटेरियल होता है उसको रिमूवल करके जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंकरेंट इंजीनियरिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सिम में भी सर इसका, हाँ सिम में भी इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था कंकरेंट इंजीनियरिंग का। तो कंकरेंट इंजीनियरिंग बेसिकली है एक तरह का एक स्ट्रैटेजी है जिसमें क्या होता है कि जो मार्केटिंग है, किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है और मैन्युफैक्चरिंग है वो पैरेलली परफॉर्म होती है, ठीक है। सो क्या कंकरेंट इंजीनियरिंग इज अ वेरिएबल अप्रोच इन विच साइमल्टेनियसली डिजाइन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड all its related processes in a manufacturing system are taken into consideration and also ensures the product matches the required product's structural with functional requirement। इसमें क्या कि हर चीज़ की छोटी एक साथ पैरेलली होती है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग है एक एस्टिमेटेड डाटा के थ्रू होती है और जो भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है अलग अलग कंपोनेंट्स की वो एक साथ परफॉर्म होंगी और प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, प्री बुकिंग है, ये सब भी एक साथ पैरेलली कर होती है। ये स्ट्रक्चर से आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगी वैल्यू इंजीनियरिंग का, सॉरी कंकरेंट इंजीनियरिंग को समझने में। देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, अब वो उसका इंस्पेक्शन हो रहा है हर जगह पे, मैन्युफैक्चरिंग उधर हो रही है, सर्विसेबिलिटी है, असेंबली है। इस साइड पे आपकी मार्केटिंग है, सेल्स है और पैकेजिंग है। मार्केटिंग होगी देन सेल्स होगी देन पैकेजिंग होगी, उसके बाद फंक्शन में आ जाएगा और ये ऊपर इंस्पेक्शन है। क्या डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर उन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहा है और ये दोनों चीज़ें ही इधर से और इधर से पैरेलली परफॉर्म हो रही हैं। सो जो द लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ अ कंकरेंट इंजीनियरिंग, आल्सो डिस्कस द लिमिटेशंस। सो जो आपका ऑब्जेक्टिव है कंकरेंट इंजीनियरिंग का, डिक्रीज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम। अब क्या है कि जब कोई भी काम है अब एक के बाद एक होना चाहिए, अगर कोई भी दो काम है पैरेलली हो रहे हैं तो अभी से ज़्यादा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, आप मार्केट में क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है पहले से प्री बुकिंग हो रही है, आपने मार्केटिंग अच्छी कर ली उसकी, तो प्री बुकिंग हो जाएगी, प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा। बेटर कंट्रोल ऑन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ग्रेट
बेटर कॉम्पिटिटिवनेस। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी है, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव अदर ब्रांड से कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहेगी और कम टाइम में मार्केट में अवेलेबल करा देगी फॉर द कस्टमर। क्लोज इंटीग्रेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। कुछ इसके एडवांटेजेस है। इट रिड्यूस द प्रोडक्शन लेड टाइम, इट इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, इट also increase the competition among the manufacturing plants, it improves the quality value of company and its product। तो इससे कुछ एडवांटेजेस थे, इससे कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। इफ स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लैक इट नीड्स टू इम्प्लीमेंट एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन। अगर कि जब हमारी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो क्या कि प्रोडक्ट बनने के बाद इसमें काफ़ी तरह की अल्ट्रेशन की नीड होती है। ऑन मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज ऑफ द प्रोडक्ट देयर इज़ अ लैक ऑफ अटेंशन। इसे कुछ डिसएडवांटेजेस है। इस तरह से हमारी 4th यूनिट कंप्लीट होगी।